नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और मैं फिर से एक बार मुखातिब हूं आप लोगों के साथ एक शानदार और जानदार सेशन लेके एसएसटी का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। क्लास 10 का ये बेहतरीन सा चैप्टर है, सिविक्स से बिलोंग करता है और करीब करीब 30 से 40 मिनट में क्लास आज हम समझने वाले हैं और इसको कंप्लीट करने वाले हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्लास जैसे ही आप लोग चैप्टर में घुसते हो यार, तो इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया बेसिकली 3 पार्ट्स में। ठीक है, आगे से आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला आप लोगों को पहला जो पार्टीशन रहेगा, पहला जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले इस चैप्टर में, वो है आपका केस स्टडी। अब ये केस स्टडी आपकी रिलेटेड है श्रीलंका से और बेल्जियम से। यस, हम श्रीलंका और बेल्जियम की दोनों केस स्टडीज को इन डेप्थ समझेंगे और वहां से आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। फिर सेकंड पोर्शन हमें समझना है कि जो आपका पावर शेयरिंग है डिजायरेबल क्यों है, मेन मुद्दा ये है। थर्डली हम लोग देखेंगे कि किस तरीके की फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो कि आपके जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसमें बेसिकली 3 पार्टीशन है। ठीक है, फर्स्ट केस स्टडी श्रीलंका और बेल्जियम से रिलेटेड, सेकंड आपका जो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और थर्ड क्या था आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो अब चैप्टर में घुसने से पहले क्लास में आपको समझा देता हूं कि व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, अब आपको पता है पावर का मतलब एक तरीके से आप लोग कह सकते हो सत्ता। ठीक है, सुप्रीम आप कह सॉरी पावर का मतलब क्या होता है, सत्ता कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, पावर शेयरिंग का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। क्लियर, आप लोग कह सकते हो वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। जैसे अलग अलग सरकारें होती है, अलग अलग गवर्नमेंट होती है, तो उसके अलग अलग लेवल्स भी होते हैं गवर्नमेंट के, और अलग अलग ऑर्गन्स भी होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो आप ऑर्गन बोलोगे, और अगर आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, लेवल्स। ठीक है, तो इन लेवल्स और जो ऑर्गन्स है डिफरेंट गवर्नमेंट के, उनके अंदर हम क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्लास, यानी कि हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सो दैट पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। मतलब हम ये करते क्यों है कि ताकि जो आपकी पावर है वो किसी एक हाथ तक रह के सीमित ना रह जाए, कंसंट्रेटेड ना रहे। अब आपको पता होगा इससे पहले जब आप लोगों ने ध्यान हो तो हमारे पास एक मोनार्ची सिस्टम होता था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मोनार्ची सिस्टम में क्या होता था, कंप्लीट जो पावर है वो एक हाथ में होती थी। ठीक है, वो एक ही हाथ तक सीमित थी। ठीक है, तो जो कंप्लीट पावर थी वो एक हाथ तक सीमित थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि अभी हम किस में जी रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोग उस सिस्टम को जनरेट करते हैं, एक सरकार को, एक गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि जो पावर है हम अलग अलग ऑर्गन्स को, जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स है और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है, उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, इसका मेन रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि ताकि आपका जो पावर है वो एक ही हाथ में कंसंट्रेट होके ना रह जाए। क्लियर, उम्मीद करता हूं पावर शेयरिंग का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब सब स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस स्टडी जो है आपका श्रीलंका से रिलेटेड। तो पहले समझते हैं आपका एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका है क्या, कहां पे, क्या ये चीज है, एग्जैक्टली किस तरीके के मैप में। आपने देखा होगा ये इंडिया का मैप होता है, यहाँ पे छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा, अगर आप लोग जूम आउट करके देखोगे तो ये आपका श्रीलंका। ठीक है, अब श्रीलंका है क्या, श्रीलंका एक आइसलैंड नेशन है। ये जरूर जरूर आपको ध्यान में रखा है कि श्रीलंका आपका क्या है, एक आइसलैंड नेशन है। ठीक है कि नहीं, जो आपका साउथ एशिया में लोकेटेड है। यस, ये 2 मास्टर पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि श्रीलंका आपका क्या है, श्रीलंका इज ए आइसलैंड नेशन, और जो कहां पे स्थित है, आपका साउथ एशिया में स्थित है। ठीक है, ये कुछ किलोमीटर दूर है आपका किससे, कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कोस्ट है उससे कुछ ही किलोमीटर दूरी पे आपका श्रीलंका है, और ये एक आइसलैंड नेशन है, साउथ एशिया में ये क्या है, सिचुएटेड है। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। जो आपका श्रीलंका है बच्चों, श्रीलंका को इमर्ज किया गया था एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। ये था आपका 1948 में, मतलब इसको एज ए आजाद देश आप लोग कह सकते हो, इंडिपेंडेंट कंट्री। कब इमर्ज किया गया था, ये वो डेट थी 1948, 1948, जब श्रीलंका को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इंट्रोड्यूस किया गया था, इमर्ज किया गया था। तो ये तो 2 पॉइंट हुए, आपको क्लियर हो गया होगा मैप के थ्रू, और एग्जैक्टली की क्या है आपका श्रीलंका। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करूं, ठीक है, वैसे उससे पहले अगर आप लोग देखोगे ये आपकी एथनिक कम्युनिटीज हैं श्रीलंका की। एथनिक कम्युनिटीज का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर ग्रुप्स की मैं बात करता हूं। ठीक है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो उनके कम्युनिटी को हम लोग एथनिक कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी बोल देते हैं। तो आपको सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं, गोले गोले। ठीक है, क्लास ये है आपके मुस्लिम्स। यस क्लास, ये क्या है आपके मुस्लिम्स, आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो स्ट्रक्चर आता है आपको ये वाला डार्क वाला हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, ये डार्क वाला हिस्सा आपका है इंडियन तमिल्स। अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, ये श्रीलंका में कौन लोग है, ये इंडियन तमिल्स है। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद आपको एक और हिस्सा दिख रहा है, ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का। ठीक है, ये है आपके श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, और जो बच गया आपका येलो कलर का, ये सिन्हलेज है। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके के आपको
डायग्राम आपको पता होना, सॉरी मैप आपको पता होना चाहिए किसका, श्रीलंका का। ठीक है, तो श्रीलंका का पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान ये करना है कि श्रीलंका में टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन कितना है क्लास आपका, करीब करीब 2 करोड़ है। ठीक है, इस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे किया है, हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है 47% के ऊपर, 18% के ऊपर, और लास्ट कितना है आपका 7% के ऊपर। मतलब ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है, ये लैंग्वेज के बेसिस पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर आप लोग ध्यान दोगे तो सबसे ज्यादा 70% लोग आपका श्रीलंका में रहते हैं और वो क्या बोलते हैं, सिन्हेला स्पीक करते हैं, मतलब ये लैंग्वेज है वहां की। ठीक है, सिन्हेला बोलने वाले लोग वहां पे श्रीलंका में कितने, 74% है। ठीक है, और इनमें भी मैक्सिमम लोग आप देखोगे तो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बुद्ध कम्युनिटी, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट लोग है। ठीक है, यानी कि 74% वो लोग हैं जो आपका सिन्हेला बोलते हैं श्रीलंका में, और सिन्हेला बोलने के साथ ही किस कम्युनिटी है, कौन है, बुद्धिस्ट लोग है। ठीक है, अब बात आती है आपकी 18% की। 18% में आपको 2 हिस्से देखने को मिलेंगे, सॉरी 18% में एक 13% और एक आपका आ जाएगा 5%। ठीक है ये तमिल ही, यहाँ पे तमिल लोग बोलते हैं। ठीक है, 18% में तमिल बोलते हैं, लेकिन ये श्रीलंकाई तमिल है, ये इंडियन तमिल है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो कि जो 18% में तमिल लोग बोलते हैं, बीच में दोनों कम्युनिटीज है, हिंदूज और मुस्लिम। ठीक है, इसमें आप लोगों के 13% लोग श्रीलंकन तमिल बोलते हैं और 5% लोग क्या बोलते हैं, आपकी इंडियन तमिल बोलते हैं। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, एथनिक ग्रुप्स है, एथनिक कम्युनिटीज है श्रीलंका में, कि ओवरऑल पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है उनकी। ठीक है, 74% लोग सिन्हेला बोलते हैं और वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 18% आपके तमिल बोलते हैं, तमिल में 13% आपके श्रीलंकन तमिल है, और आपका 5% कौन सा है, इंडियन तमिल है। ठीक है, बच गए 7, उसमें बोलते हैं लोग क्रिश्चियन। ठीक है, इसमें आपकी दोनों कम्युनिटीज है, तमिल वाले भी हैं और सिन्हेला बोलने वाले भी, मतलब कैसे क्रिश्चियंस। ठीक है, जो क्या तमिल भी बोलते हैं और आपका क्या बोलते हैं, आपका सेकंड क्या बोलते हो, सिन्हेला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये केस स्टडी उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगी और एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में तैयार हो गया कि श्रीलंका का क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही श्रीलंका में 1948 में आपको पता है कि ये एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इसको इमरेज कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद डेमोक्रेटिकली आपकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, उसने एडॉप्ट करना शुरू किया किस चीज को, आपका मेजोरिटेरियंस। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म क्यों आप कह सकते हो। ठीक है, मेजोरिटेरियंस का मतलब क्या है, एक ऐसी बिलीफ होता है ये, ठीक है, जिसमें माना जाता है कि जो मेजोरिटी ग्रुप है ना, जैसा कि आप लोगों ने देखा 74% जो बुद्धिस्ट लोग थे और जो क्या बोलते थे, आपकी सिन्हेला बोलते, ठीक है, वो लोग आपका क्या करते हैं, रूल करे कंट्री के ऊपर, उन्हीं के रूल चले। ठीक है, अब माइनॉरिटीज की क्या विशेष है, क्या उनकी नीड है, वो उसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, देश को चला सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, इसको बोलते हैं आप लोग मेजोरिटेरियन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया जैसे ही जो सरकार आई, इलेक्टेड सरकार। ठीक है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसने अडॉप्ट किया एक सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियंस। ठीक है, एक इस तरीके का आप लोगों ने क्या किया, एक सीरीज को क्या किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, अब इसमें 1956 में, यस 1948 में आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका एज ए इंडिविजुअल कंट्री एग्जिस्ट किया। ठीक है, अब 1956 में इन लोगों ने मेजोरिटेरियन के कॉन्सेप्ट के बेस पे आपकी जो सिन्हेला लैंग्वेज थी ना, सिन्हेला लैंग्वेज, ठीक है, उसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल, अब ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, एज ए ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर दिया गया, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि श्रीलंका की ओनली 1 ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वो क्या है, आपकी श्रीलंका की सिन्हेला लैंग्वेज है। ये 1956 की बात है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में एम किए गए। ठीक है, कुछ ऐसी मांगे की गई कि जिससे वो प्रोटेस्ट कर सके किसको, बुद्धिज्म को। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट कर सके, बुद्धिज्म को, क्योंकि ये 70% कैटेगरी में आते थे। ठीक है कि नहीं, और मेजोरिटी ग्रुप में थे, और ये जो भी सरकार थी किसके पक्ष में थी, ये मेजोरिटेरियंस या फिर मेजोरिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट के पक्ष में थी। ठीक है कि नहीं, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या था क्लास, कि जितने भी आपकी गवर्नमेंट जॉब थी और जो भी यूनिवर्सिटी थी, उनमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया गया, आपकी जो मेजोरिटेरियन लैंग्वेज थी, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, सिन्हेला। क्लियर, तो ये कुछ केस स्टडी के अंदर आपकी बातें हैं जो आपको समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली श्रीलंका का क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। मैंने बताया एक ऐसा बिलीफ जिसमें माना जाता है कि जो भी मेजोरिटी ग्रुप होगा क्लास, आपका जो भी मेजोरिटी ग्रुप होगा, वो क्या करेगा, रूल करेगा। यस क्लास, क्या करेगा, रूल करेगा कंट्री को जैसा वो चाहे।
ठीक है, किसी भी तरीके से वो चाह सकता है, ठीक है। अब ये इसमें इंक्लूड बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, मैंने आपको बताया कि वो माइनॉरिटी की जो विशेस है या फिर नीड है उनको डिसरिगार्ड करके अपने हिसाब से देश को चला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और ये जो भी गवर्नमेंट आई थी उसने फुल्ली इसको सपोर्ट किया और ऐसी नंबर ऑफ सीरीज को अडॉप्ट करते चले गए, जिसका रिजल्ट क्या हुआ 1956 में आपका क्या हुआ कि इन्होंने जो भी आपकी सिन्हेला लैंग्वेज थी उसको ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की बना दिया। अब डेफिनेटली जो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट टकराव का कारण बनी, ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो भी माइनॉरिटीज लोग थे, ठीक है, जो आपके 18% या 7% में आते थे, ठीक है कि नहीं, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, उनको प्रायोरिटी पे नहीं रखा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी था। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला श्रीलंका में, ठीक है कि नहीं। अब आगे चलते थोड़ा देखो, यहाँ पे टेंशन होने लगा किस किस के बीच में, सिन्हेलाज और तमिल के बीच में। मैंने बताया ना, ठीक है, कि मेजोरिटी जो ग्रुप था उसमें आपका मेजोरिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, सिन्हेला लैंग्वेज को ऑफिशियल और उसी को प्रेफरेंस दिया गया। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगने लगा कि हम लोग पिछड़ने लगे हैं, हमारे ऊपर हमारे जो भी राइट्स उनको डेनिड किया गया, ठीक है कि नहीं। तो इस बेसिस पे क्लास आपके सिन्हेला जो लोग थे और तमिल जो लोग थे उनके बीच में टेंशन का एक सिचुएशन क्रिएट हो गया और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, आपका टकराव शुरू हो गया, ठीक है कि नहीं। जिसका रिजल्ट क्या हुआ उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये टकराव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया क्लास कि आपके जो श्रीलंकन तमिल थे, यानी कि तमिल लोग थे, ठीक है कि नहीं, उन लोगों ने लॉन्च किया अपनी पार्टीज को, ठीक है, और 3 बुनियादी बातें रखी। पहला उन लोगों ने स्ट्रगल किसके लिए स्टार्ट किया कि वो आपकी जो तमिल है, तमिल उसको रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या करे, घोषित करे। यानी कि माइनॉरिटी थी, उनकी कोई सुन नहीं रहा था, ठीक है। तो उनकी पहली कंडीशन क्या थी क्लास, उनकी पहली कंडीशन यही थी कि वो रिकॉग्नाइज करे तमिल लैंग्वेज को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। अब सेकंड जो उन लोगों ने रखा कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके साथ होनी चाहिए, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए, ठीक है कि नहीं। और थर्ड जो था वो था आपका रीजनल ऑटोनॉमी सेट की जाए। यानी कि ये 3 बुनियादी पॉइंट्स थे, ठीक है, जो उन लोगों ने जो भी पार्टीज लॉन्च की तमिल ने, ठीक है कि नहीं, उनके थ्रू इनको अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा 1980 आते आते देखो 1948 में आजाद हुआ, 1956 में इन लोगों ने कुछ ऐसा किया जिससे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और 1980 आते आते, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट के कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे, ठीक है, जिन्होंने डिमांड किया एक सेपरेट तमिल इल्म। अब ये जो शब्द है ना इसका मतलब होता है स्टेट, EELAM, यस क्लास, एक सेपरेट तमिल इल्म की इन्होंने डिमांड की, ठीक है। यानी कि एक सेपरेट क्या बनाया जाए, आपका एक सेपरेट आप क्या बना सकते हो, स्टेट बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि टेंशन का सिचुएशन आपको समझ में आया होगा और क्यों कैसे कैसे चीजें चली ये आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सिविल वार, जिसका रिजल्ट क्या हुआ क्लास, आपका सिविल वॉर हो गया, ठीक है, गृह युद्ध हो गया, ठीक है। अच्छा जिसका रिजल्ट क्या हुआ, अब थाउजेंड्स ऑफ द लोगों की डेथ हुई दोनों साइड से, सिन्हेला और आपका तमिल कम्युनिटीज की जो साइड से, ठीक है कि नहीं, क्योंकि जब लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को बहुत कट्टर तरीके से गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट किया, तो एक कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी था, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, आपका सिविल वॉर हुआ। और सिविल वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, थाउजेंड ऑफ पीपल्स डाइड, ठीक है कि नहीं। अब वो दोनों साइड से थे, आपके सिन्हेला वाले लोग भी थे और तमिल वाले भी थे। अच्छा बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में घायल भी हुए और वो कंट्री छोड़ के चले गए, यानी कि मैनी ऑफ देम अफेक्टेड बिकम रिफ्यूजीज इन द अदर कंट्रीज, ठीक है। वो कहां पे चले गए, अपनी कंट्रीज को छोड़ के चले गए। थर्ड पार्ट आप लोग देखो, ठीक है, जैसे ही आपका सिविल वॉर हुआ ना, इसका एक बड़ा सेटबैक क्या था कि जो आपका श्रीलंका था वो सोशली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली लाइफ जो थी आपकी वो बहुत पीछे चली गई, ठीक है। यानी कि इन तीनों फैक्टर्स पर आपका अफेक्ट किया, यानी कि जो सिविल हुआ, सिविल वॉर हुआ, ठीक है, उसने कॉज किया एक सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये आपका सिविल वॉर था। यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है क्यों हुआ, मैंने बता दिया, तमिल और जो भी आपके सिन्हेलास थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन था, क्योंकि मेजोरिटिज्म को जो कॉन्सेप्ट उन लोगों ने अपनाया था उससे कहीं ना कहीं उन लोगों का जो भी अधिकार थे, उनकी लैंग्वेज थी और जो भी उनकी प्रेफरेंस थी उनका हनन हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये क्लास आपका पूरी कहानी थी, केस स्टडी थी किसकी, श्रीलंका की। तो श्रीलंका से रिलेटेड आई होप कि जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके दिमाग में बिल्कुल घुस गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं हुआ तो आप दोबारा सेशन को देखें, डेफिनेटली यू विल बी 100% श्योर कि आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा जो मैंने आपको एग्जैक्टली ट्राई किया टीच करने का, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास आपका बेल्जियम का, ठीक है। अब बेल्जियम आपको समझना है, जैसे साउथ एशिया में आपका श्रीलंका था कुछ किलोमीटर जो कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु है वहां से, ठीक है कि नहीं, और
और ये एक आपका आइसलैंड नेशन था। उसी के थ्रू आप ये कह सकते हो कि जो आपका एक ऐसा कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, जिसका नाम क्या है क्लास आपका बेल्जियम, ठीक है। अच्छा, जिसकी बाउंड्रीज किससे, फ्रेंच हो गया आपका, ठीक है, लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड द नीदरलैंड, इन 4 देशों से लगती है, ठीक है, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है आपकी ब्रुसेल, इसकी कैपिटल क्या है ब्रुसेल। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट मैप है, ठीक है, ये मैप आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको इसको क्या करना है, समझना है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। किस किस से इसकी बाउंड्री लगती है, ब्रुसेल्स का, फ्रांस का है, जर्मनी का, नीदरलैंड का है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बेल्जियम आपका एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है क्लास आपकी ब्रुसेल, ठीक है कि नहीं। इट इज हैज बॉर्डर, इसके बॉर्डर कहां से, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड द लुक्सेमबर्ग, ठीक है। ये सभी देशों से 4 कंट्रीज से इसके क्या लग रहे हैं, बॉर्डर लग रहे हैं, ठीक है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसकी जो पॉपुलेशन है लिटिल बिट ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है, ठीक है, थोड़ी बहुत ज्यादा है, करीब करीब 1 करोड़ के आसपास इसकी क्या है पॉपुलेशन है। किसकी बात कर रहे हैं, बेल्जियम की, ठीक है। तो आई होप कि बेल्जियम का केस स्टडी आपको कहां से शुरू करना समझ में आ गया होगा। अब बेल्जियम में और ब्रुसेल में दोनों में इंटरचेंजिंग कॉन्सेप्ट था, मतलब आप लोग क्या कह सकते हो, जैसे अगर मैंने बेल्जियम की बात करूं ना, बेल्जियम में 59% डच बोलते थे लोग और 40% आपके फ्रेंच बोलते थे और 1% में अदर आ गए थे, यानी कि यहां पे मेजोरिटी में कौन थे क्लास आपके, मेजोरिटी में आपके डच थे, ठीक है कि नहीं, और माइनॉरिटी में कौन थे, माइनॉरिटी में आपके फ्रेंच थे, ठीक है कि नहीं। अब लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब आप ब्रुसेल की बात करते हो तो ब्रुसेल के केस में उल्टा था, 80% फ्रेंच थे, 20% डच थे, यानी कि यहां पे मेजोरिटी में कौन आ रहा है आपका, मेजोरिटी में आ रहा है आपका फ्रेंच और माइनॉरिटी में कौन आ रहा है आपका डच, यानी कि जो आपका नेशन था और नेशन के बाद जो कंट्री था और कंट्री की जो कैपिटल थी उनमें कॉन्सेप्ट और जो डेटा थे वो एक तरीके से इंटरचेंजिंग थे, मतलब आपका यहाँ पे मेजोरिटी में डच चल रहा है, यहाँ पे माइनॉरिटी में डच चल रहा है, ठीक है कि नहीं। और कितना कितना डाटा मैंने आपको बताया, 59-40 और 1% का रेशियो यहाँ पे था, यहाँ पे 80-20 का रेशियो था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, टेंशन बिटवीन द फ्रेंच एंड डच, आपको पता है फ्रेंच और डच के बीच में क्या हुआ, टेंशन हुआ, और ये फ्रेंच कौन से लोगों के बीच में, ये आपका ब्रुसेल वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यानी कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्रुसेल वाले केस की, ठीक है। यहाँ पे टेंशन शुरू हुआ, रीजन आप लोग समझ लो कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उनकी कम्युनिटी, ठीक है, कंपैरेटिवली अमीर थी, रिचर थी, ज्यादा एजुकेटेड थी और मोर पावरफुल थी, यानी कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्रुसेल में जो आपका माइनॉरिटी ग्रुप था उसमें जो मेजोरिटी ग्रुप था, मेजोरिटी ग्रुप आप कह सकते हो कि एक तरीके से आप लोग क्या कह सकते हो, ज्यादा फाइनेंशियली फ्री थे, ठीक है कि नहीं, और मोर एजुकेटेड थे और क्या थे, मोर पावरफुल थे, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रुसेल में ये टेंशन का जो तनाव का सिचुएशन होना लाजमी था, आप लोगों को भी पता, ठीक है। दिस लीड्स टू द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज व्हिच बिकम द अपीरेंट इन द 1950s टू द 1960s, ठीक है। अब इनकी वजह से इनके बीच में टेंशन बना और टेंशन आपको दिखा भी 1950 से लेके 1960 तक, ठीक है। अब आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा हो सकता था, सरकार ने 4 बार अपना संशोधन किया था 1950 से 1960 के बीच में, ठीक है कि नहीं, यानी कि अकोमोडेशन इन बेल्जियम, कुछ बुनियादी बातें सरकार ने प्रेजेंट की, ठीक है, कि ये क्या कहा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जितने भी मिनिस्टर हैं उनमें जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और डच बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, वो इक्वल हो, क्या हो आपके इक्वल हो। ये कुछ स्टेप्स लिए गए थे, ठीक है, ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब कुछ ऐसे अधिकार बनाए जाए, ठीक है कि नहीं, स्पेशल लॉज बनाए जाए, ठीक है कि नहीं, कुछ नियम बनाए जाए, ठीक है, जो सपोर्ट करे आपके किसको, आपकी जो भी ग्रुप है, ठीक है, उनके अधिकारों को सपोर्ट करे, ठीक है। आगे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी सबऑर्डिनेट द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी थोड़ा इसमें आपका संशोधन किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी हालत में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या नहीं करेगी, सबऑर्डिनेट नहीं करेगी, ठीक है कि नहीं। अब ए सेपरेट गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूट इन द ब्रुसेल, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द फ्रेंच एंड डच, ठीक है, दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहां पे एक गवर्नमेंट की और डिमांड की गई जिसको बोलते हैं आप लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब एक विशेष कम्युनिटी के लोग उस गवर्नमेंट से रिलेट करें और उसके जितने भी अधिकार वगैरह है सबके लिए वो काम करे, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया, ठीक है। जैसे फ्रेंच बोलने वालों की एक कम्युनिटी, डच बोलने वालों की एक कम्युनिटी और अदर लैंग्वेज बोलने वालों की एक कम्युनिटी बनाई गई, ठीक है कि नहीं। उम्मीद करता हूं क्लास यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी श्रीलंका की और आपकी बेल्जियम की, क्यों कैसे कहां हुआ, किस तरीके से चीजें चलती है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सवाल यह आता कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ठीक है। अब इसमें आपको आपके 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। पहला क्या है, प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट, और दूसरा क्या आपका मोरल कॉन्सेप्ट। अब प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ध्यान से समझो, ठीक है कि नहीं। पावर शेयरिंग आपका रिड्यूस करता है,
अगर आप पावर को शेयर करते तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट, टकराव के ना सोशल ग्रुप्स में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी है उनको रिड्यूस कर देता है क्लास कौन, आपका पावर शेयरिंग, ठीक है। यानी कि जो टकराव होने थे उनकी पॉसिबिलिटीज को कम कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, प्रूडेंशियल। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, प्रूडेंशियल। सेकंड कॉन्सेप्ट का है क्या है, जिसको आप लोग मोरल बोलते हो, और आप इसको इन शॉर्ट क्या कह सकते हो कि एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। जो आपका मोरल है या फिर जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग जो स्पिरिट, आत्मा है किसका, डेमोक्रेसी का, ठीक है कि नहीं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अगर पूछा जाए व्हाई इज द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो आप इसका दोनों का आंसर कर सकते हो, ठीक है। आप प्रूडेंशियल और मोरल दोनों की डेफिनेशन यहां पे दे सकते हो, ठीक है। अब थर्ड केस की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट का हम आने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक। पावर शेयरिंग कितने तरीके से होती है, तो क्लास अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो पावर शेयरिंग आपकी 4 तरीके से होती है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है, वर्टिकल डिवीजन होता है, आपके डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में भी पावर शेयर होती है, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप्स है और मूवमेंट है, उनके बीच में भी आपकी पावर की शेयरिंग होती है। इन शॉर्ट आपकी 4 तरीके से पावर शेयरिंग होती है, ठीक है। पहला कौन सा है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन, दूसरा कौन सा, वर्टिकल डिवीजन, और तीसरा कौन सा है आपका डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर डिवीजन, ठीक है। और चौथा कौन सा, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के बीच में डिवीजन, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आगे चलते हैं कि व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन। जैसे आप लोग क्या कह सकते हो, लेजिस्लेटर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अब इनका अपना अपना काम होता है, ठीक है। कि कोई आपका न्याय करता है जुडिशरी, ठीक है, ये कानून बनाता है, ये उसको एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ये यहां पे आप एक चीज देखोगे कि सभी के लेवल सेम है, ठीक है कि नहीं, लेवल्स क्या है सभी के सेम, ठीक है कि नहीं, लेकिन पावर अलग है अलग अलग सेक्टर में, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये क्या कहलाता है क्लास, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इनको क्या बोलते हैं आप लोग, ऑर्गन्स, ठीक है। मैंने बताया हॉरिजॉन्टल में क्या बोलते हो, इनिशियल में मैंने बताया था, इनको क्या बोलते हैं आप लोग, ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल, सभी को किस पे, अलग अलग को किस पे रखा जाए, सेम लेवल पे, ठीक है। जो अलग अलग पावर को क्या कर सके, अपना प्रैक्टिस कर सके। अब इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, लेकिन लेवल्स अलग है, लेवल्स क्या है, सेम है, ठीक है। दिस अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन द बैलेंस ऑफ द पावर अमंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यानी कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में ये बैलेंस करता है पावर को, क्लियर। तो ये आपका कौन सा है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज, इसको क्या बोलते हो क्लास, आपको, आप इसको बोलते हैं आपको वर्टिकल, आप पावर शेयरिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत के बीच में, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, म्युनिसिपल बॉडीज के बीच में, ठीक है। अच्छा, तीसरा है अलग अलग सोशल ग्रुप, जैसे मैंने बताया था ना, अलग अलग कम्युनिटीज बनती है, जिसको आप लोग सोशल कम्युनिटीज बोलते हो, ठीक है। जैसे डच बोलने वालों की अपनी एक कम्युनिटी थी, फ्रेंच बोलने वालों की अपनी एक कम्युनिटी थी, ठीक है। तो उनको पावर दे दी जाए, अपने ग्रुप की पावर उनको दे दी जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं आप लोग सोशल ग्रुप्स, ठीक है। सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस और इन लेजिस्टिक ग्रुप, ठीक है। यानी कि एक तरीके के एक धर्म ग्रुप को या एक लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप को पावर क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द बेल्जियम, ठीक है, रिजर्व द सीट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्रिब्स इन द लोकसभा, ये आपको पता ही है, ठीक है। दिस मेथड्स गिव्स ए फेयर शेयर ऑफ द पावर ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप। अब ये किसको शेयर देती है, ये माइनॉरिटी ग्रुप को क्या देती है, फेयर शेयर देती है, ठीक है। तो थर्ड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स एंड जो मूवमेंट है उनके बीच में पावर का शेयरिंग। अब आपको पता है अलग अलग पार्टीज को पावर दे दी जाती है कि ये वाली पार्टी ये काम करेगी, ये वाली पार्टी ये काम करेगी, या अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स को अगर हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देना तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट, ठीक है। तो क्लास ये 3 तरीके के आपके क्या होते हैं, बेसिकली 4 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन है पावर के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, किस तरीके से चीजें चलती है, ठीक है। तो आई होप ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ज्यादा टाइम मैंने आपका लिया नहीं है और कोशिश की है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर पाऊं, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।